नमस्कार, मैं हूं आलोक जोशी और आप देख रहे हैं माइंड योर बिजनेस। एक आग्रह है आपसे कि इस वीडियो के लिंक अपने मित्रों परिचितों के साथ जितने ज्यादा से ज्यादा संभव है शेयर करें, क्योंकि जो बातचीत हो रही है वो बहुत काम की है और ये सिर्फ हमारे और आपके नहीं, उनके लिए भी बहुत काम की साबित होगी। इस बात का मैं आपको यकीन दिलाता हूं। इस वक्त जिस परिस्थिति से हम गुजर रहे हैं, माइंड योर बिजनेस में हमें जो चर्चा करनी है वो है आज के माहौल की, इस परिस्थिति में आपके जेब की, आपके पैसे की। और जब बड़ी बीमारी सामने हो तो आपको पता है इंसान कहाँ जाता है। बीमारी की हालत में इंसान को जाना होता है डॉक्टर के पास, और बीमारी बड़ी हो तो डॉक्टर बड़ा होना चाहिए। तो इस वक्त मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं, हमारी आज की मेहमान हैं मोनिका हालन। पर्सनल फाइनेंस पर पत्रकारिता करने वाली, मेरा ख्याल है पहली पत्रकार हैं भारत की, और मिंट की कंसल्टिंग एडिटर हैं। पर्सनल फाइनेंस पर लिखती हैं, अपने वीडियो बनाती हैं, कॉलम करती हैं, और मेरा ख्याल है पर्सनल फाइनेंस पर आपके रुपए पैसे के बारे में जिस अंदाज में ये जानकारी देती हैं, जितनी सफाई से बात समझा देती हैं, वो दूसरे लोग आसानी से नहीं कर पाते हैं। तो इस परिस्थिति में मोनिका जी, जो जिस हाल से हम गुजर रहे हैं, कोविड का संक्रमण हुआ है, कोरोना का संकट है, इसके बीच में तमाम लोग पूछ रहे हैं कि इस हालत में क्या बाजार में पैसा लगाना चाहिए, उसकी सोचनी भी चाहिए कि नहीं। इसका क्या जवाब देंगे? आलोक जी, बहुत बहुत शुक्रिया बुलाने के लिए, और शायद कुछ ज्यादा ही तारीफ कर दी। पर आपने बहुत अहम क्वेश्चन पूछा कि किस चीज में इस समय क्या माहौल है, किस में निवेश करना चाहिए। तो निवेश तो हर वक्त चाहिए हमको। ये कोई एक टाइम नहीं होता है निवेश करने का, और कोई ऐसा एक एसेट क्लास नहीं होती है जिसमें आप एक एक समय में निवेश करें। तो आप अपना पूरा पोर्टफोलियो बना के चलने का अपना कार्यक्रम बनाएं, और अपनी ज़रूरत के हिसाब से जो आपके गोल्स हैं, जो आपकी अपनी रिस्क एपेटाइट है, उसके हिसाब से आगे बढ़ के फिर अपने फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स खरीदें। हम लोग प्रोडक्ट खरीदते हैं क्योंकि वो बेचे जाते हैं। हमको खरीदने चाहिए उस चीज की जिसकी हमको जरूरत हो। तो ये थोड़ा अगर आप फर्क सोचना शुरू करेंगे कि क्या बेचा जा रहा है और क्या मुझे जरूरत है, तो शायद आपके जो डिसीजंस है वो ठीक रहेंगे। ये जो आपने कहा बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि क्या बेचा जा रहा है और क्या मुझे जरूरत है। इसका पता कैसे चलाएं कि मुझे जरूरत क्या है और मुझे जो बेचा जा रहा है वो सही है या नहीं है। जो आपकी फाइनेंस की क्या, क्यों है फाइनेंस दुनिया में? कोई प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए है। बैंक डिपॉजिट क्यों है? वो पैसा सुरक्षित रखते हैं और थोड़ा ब्याज देते हैं। और जो बाकी इंश्योरेंसेज है वो क्यों है? मेडिकल इंश्योरेंस है कि आपको कुछ बीमारी हो जाए तो उसका खर्चा आपकी सेविंग्स से ना आए, इंश्योरेंस दे दे। लाइफ इंश्योरेंस क्यों है? कि आपको कुछ हो जाए तो आपके परिवार वालों को एक बड़ा लमसम मिले। और जो बाकी निवेश के ऑप्शंस हैं, वो सब ये आपको पॉसिबल करते हैं कि फ्यूचर में आपको पैसा मिले, बढ़ा हुआ मिले, इन्फ्लेशन और टैक्स से ऊपर का कुछ जो रकम मिले वो मिले। तो आपको पहले अपनी जरूरत देखनी है कि मुझे निवेश करना ही क्यों है, क्या जरूरत है निवेश करने की। और जब ये जरूरत समझ आएगी कि नहीं, मुझे 6 साल के बाद पैसा चाहिए, मुझे 8 साल के बाद पैसा चाहिए, मुझे 20 साल के बाद पैसा चाहिए, हर एक जो आप ऐसे सोचेंगे कि मुझे कब चाहिए, उसका जो फाइनेंशियल प्रोडक्ट खरीदा जाएगा वो फर्क होगा। आप सिर्फ अगर रिटर्न के पीछे भाग रहे हैं तो रिटर्न आगे ही भागेगा, आप पीछे भागोगे। क्योंकि ये हमेशा जो पिछले साल का विनर होता है वो अगला साल नहीं विन करता है। अगर गोल्ड इस समय ऊपर है तो अगले साल वो शायद नीचे हो। तो रिटर्न के पीछे भागना आप स्पेक्यूलेटर्स को छोड़ दें, जो हाई फाइनेंस में है उनके लिए छोड़ दें। जो छोटा निवेशक है वो अपनी जरूरत देखे और रिटर्न, सिर्फ रिटर्न ना देखे, उसमें रिस्क देखे, उसमें अपने गोल्स देखे, जो मुझे सूट करता है। आप ये देखिए कि जो अगर कोई डायबिटिक है तो वो चीनी वाला खाना नहीं खाएगा। अगर आपकी स्थिति ऐसी है जिसमें आप जोखिम नहीं ले सकते हैं, तो आप हाई रिस्क प्रोडक्ट, स्मॉल कैप या हाई यील्डिंग डेट फंड्स क्यों लेंगे? तो आपको अपनी वो देखनी है कि मेरे को क्या सूट करता है, मेरी क्या फैमिली है, मेरी क्या जरूरत है, उसके हिसाब से फिर प्रोडक्ट चूज करना चाहिए। जी, तो आपने कहा कि जिसका जिसका जैसा अपनी परिस्थिति है,
जितना जोखिम उठा सकते हैं उस हिसाब से वो प्रोडक्ट चूज करें। अभी मैं इस किस्से पे बाद में लौटूंगा, इस वक्त क्योंकि हम बात कर रहे हैं और बाजार में इस वक्त माहौल में एक बड़ी खबर चल रही है जिसने तहलका मचाया हुआ है पिछले 2-3 दिनों से। वो है जो फ्रैंकलिन टेम्पल्टन के 2-3 म्यूचुअल फंड 6 म्यूचुअल फंड स्कीम उनकी बंद हो गई। 6 म्यूचुअल फंड स्कीम उन्होंने बंद कर दी और उसकी वजह से बाजार में ये माहौल बन गया है कि भाई म्यूचुअल फंड बड़ी खतरनाक चीज है, इसमें पैसा नहीं लगाना चाहिए। तो क्या फ्रैंकलिन टेम्पल्टन की ये 6 म्यूचुअल फंड स्कीमें कुछ खास किस्म की हैं कि इनके बंद हो जाने की हमको चिंता करनी चाहिए? खास तौर पे जो छोटा इन्वेस्टर है उसको क्या सोचना चाहिए? जिसने उनमें पैसा लगा रखा है उसको भी बताएं और जिसने उनमें पैसा नहीं लगा रखा है उनको भी बताएं। तो म्यूचुअल फंड का हर जो एड आता है उसमें ये लिखा होता है, उसमें बोलते हैं कि मार्केट रिस्क है, आप जोखिम है इसमें, आप अपना देख के कि आप निवेश कर सकते हैं कि नहीं तब जाएं। पर ऐसी एक प्रवृत्ति बन गई थी कि इक्विटी में रिस्क है और डेट में रिस्क नहीं है, और शायद ये मिसकम्युनिकेशन रहा है, मिसकॉन्सेप्शन रहा है, क्योंकि जो डेट फंड्स का जो रिस्क है वो कुछ एरियाज में इक्विटी से भी ज्यादा है, क्योंकि जो डेट फंड्स हैं वो कुछ अलग अलग तरह के बॉन्ड्स खरीदते हैं। सरकार के बॉन्ड्स का सबसे ऊंचा दर्जा होता है, ट्रिपल ए रेटेड कहते हैं, उसके भी ऊपर होते हैं कि आपका प्रिंसिपल और इंटरेस्ट वापस जायज आएगा और वो कंपनी वो डिफॉल्ट नहीं करेगी, सरकार सॉवरेन गारंटी होती है। और कुछ ऐसी बड़ी कंपनियां होती हैं जिनका पेपर भी ट्रिपल ए रेटेड होता है। पर जैसे जोखिम बढ़ता है तो जो कंपनी अपना बॉन्ड बेच रही है वो ज्यादा इंटरेस्ट ऑफर करती है, और जो डेट फंड्स हैं वो ज्यादा रिटर्न देने के लिए वो ऐसा पेपर भी डालती हैं बॉन्ड स्कीम में कि थोड़ा रिटर्न में ज्यादा मिले। जो टेम्पल्टन की 6 स्कीम्स हैं वो बाजार में आइडेंटिफाइड स्कीम्स हैं कि वो हाई यील्ड का जो प्रोडक्ट है वो ऑफर करते हैं। यील्ड जो हाई यील्ड है वो हमेशा हाई रिस्क के साथ आती है, और मुझे लगता है सारे जो भी निवेशक उसमें घुसा है या तो उसको पता था या फिर उसको मिस सेल किया गया कि आप खरीद लें, इसमें जोखिम नहीं है, देखो रिटर्न कितना ज्यादा है। तो जो निवेशक है उसको ये सोचना है कि मेरे साथ धोखा हुआ है, फंड मैनेजर ने धोखा किया है या जिसने बेचा है उसने किया है, और सचमुच धोखा हुआ है या मुझे बताया पता था कि इसमें जोखिम है पर मुझे रिटर्न दिख रहा था, और काफी सालों तक इनकी स्कीम्स ने बहुत बढ़िया रिटर्न दिए हैं, इसीलिए जो निवेशक हैं वो जाते थे वहां। तो आप अपनी तरफ देखें कि मैं क्या सोच के इस फंड की तरफ गया, मुझे रिटर्न दिखा, रिटर्न के साथ शायद मैंने रिस्क को नहीं देखा, या मुझे नहीं बताया गया कि इसमें इतना रिटर्न है। तो बहुत आसान है किसी फंड मैनेजर को ब्लेम करना कि उसने अनड्यू रिस्क उठाया या उसने चीटिंग करी है, पर हमको फ्रॉड में और मार्केट रिस्क में फर्क बिल्कुल जान लेना चाहिए। फ्रॉड वो होता है जो आपका पैसा लेके भाग जाता है, फ्रॉड नीरव मोदी ने किया, फ्रॉड यस बैंक में हुआ है कुछ हद तक, पर जो अभी टेम्पल्टन में हुआ है उसको हम मार्केट रिस्क कहेंगे कि उसने ऐसे कुछ प्रोडक्ट्स चूज करे जिसमें जोखिम ज्यादा था। क्या हम ये कह रहे हैं कि उसने जानबूझ के उसको पैसे दिए कंपनियों ने कि आप मेरे बॉन्ड खरीदो? मुझे नहीं लगता ऐसा भी कुछ हुआ है। तो हमको भी थोड़ा संयम रखना चाहिए कि एक बड़े ब्रश से हम सब कुछ बोल दें म्यूचुअल फंड सारे खराब है, तो शायद ये इट इज नॉट वेरी फेयर कि आप सब एक चीज एक पार्ट मार्केट में हुई है और आप बोले कि पूरा मार्केट खराब है। तो आपको लगता है खराब है तो आप बैंक डिपॉजिट पे रखें, अब बैंक में भी जोखिम है, बैंक भी कुछ फेल हो जाते हैं, आप कैश रखिए, अब कैश रखा डिमोनेटाइजेशन हो गया, तो आप जोखिम से कहां कहां तक भागेंगे? और सिर्फ किसी को ऐसे ब्लेम करने से शायद मन का भड़ास निकल जाती है पर कोई सोल्यूशन नहीं निकलता है। हाँ, तो ये आपने बहुत एक सिग्निफिकेंट बात कही और ये बात कही भी जा रही है। तमाम मैंने अनेक लोगों से बात की, उनका कहना है कि ये हाई रिस्क फंड्स थे और ये सबको पता था कि हाई रिस्क फंड है, ऐसा नहीं कि रातों रात रिस्की हो गए। तो मेरे मन में 2 सवाल आए। पहला तो ये है कि जब मैं डेट में पैसा लगा रहा हूँ, मैं मानता हूँ कि आदमी अगर रिस्क लेने आ रहा है मार्केट में तो वो इक्विटी में यानी कंपनियों के शेयर में पैसा लगाएगा, वहां उसको रिस्क रहेगा, रिटर्न भी आएगा।
और वो अगर कंजर्वेटिव है, यानी वो रिस्क कम लेना चाहता है, कहा जाता है डेट फंड में वही आते हैं जिनको रिस्क कम लेना है, वो चाहते हैं एक सेफ सिक्योर्ड रिटर्न आए। तमाम लोग कहते हैं बैंक की एफडी के मुकाबले डेट फंड बेटर रिटर्न देते हैं, तो वहां आ जाओ। ये कौन से इंसान होंगे जो सोचते हैं कि मुझे सिक्योरिटी भी मिले और रिस्क भी रहे? तो वो इस तरह के रिस्की डेट फंड में कोई क्यों जाता है? या जैसा आपने दूसरी बात कही, कोई जाता है या किसी को जानबूझकर पहुंचा दिया जाता है, यानी कि एक तरह से ठग लिया जाता है। ऐसा कैसे होता है और इससे कोई कैसे बच सकता है? मिस सेलिंग की कहानी तो बहुत पुरानी है और हर मार्केट में नहीं होती है, ये नहीं कि सिर्फ भारत में होती है, हर मार्केट में मिस सेलिंग होती है। और जब जैसे 81 बॉन्ड्स का हुआ था, यस बैंक के मैनेजर्स ने बेचा उसको ये कह के कि ये एफडी है, और उनका तो मतलब वो तो जीरो पैसा, वहां पे कुछ भी नहीं मिलेगा जिन्होंने वो बॉन्ड खरीदा ये सोच के कि फिक्स डिपॉजिट है। टेम्पलेटन में तो फिर भी 100 में 80 रुपया 90 रुपया फिर भी मिल जाएगा वापस। तो जो बैंक, स्पेशली जो बैंक ऑफिसर्स हैं जो बेचते हैं फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स, उनके ऊपर कुछ संयम ज्यादा नहीं है रेगुलेटर का, आरबीआई का कुछ ज्यादा उनके ऊपर रेगुलेशंस नहीं है कि आप क्या बेच रहे हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। बाकी कुछ अगर वेल्थ मैनेजर्स हैं जो बेचते हैं, शायद उनको किकबैक्स मिले, कमीशन मिले। आपके ऊपर है कि आप उनसे बोलें कि मुझे ये समझ, आपने ये बोला है कि इसमें इतना जोखिम है, मुझे अप्रोक्सीमेटली इतना रिटर्न मिलेगा। आपको जो समझ आता है आप एक पेपर पे लिखें, जो बेच रहा है उसका नाम लिखवाएं, उससे साइन कराएं, उसका फोन नंबर, ईमेल, उसकी डिटेल्स रखें, तारीख लिखें, जिससे कि कोई रिकॉर्ड हो कि मुझे ये समझ आई चीज और जो मुझे बेच रहा है उसने साइन किया है। जी, तो जैसे आपके पास कुछ में जाते हैं हम लोग, बड़े बड़े बैंकों में होता है कि वहां अपना गए तो कुछ लेने देने थे, कुछ डिपॉजिट करने या पैसा निकालने, और लेकिन जो आपका बैलेंस देखते हैं जो काउंटर पे बैठे सज्जन हैं, और वो पूछते हैं कि साहब कुछ इन्वेस्टमेंट करेंगे, और फिर वो आपको दो चार प्रोडक्ट बताते हैं। और इसी तरह का कुछ ब्रोकरेजेस में हो रहा है, जैसे जिनके नाम आ रहे हैं बहुत बड़े बड़े डिस्ट्रीब्यूटर्स के, कि उन्होंने बहुत सारे लोगों को ये फंड खरीदवा दिए थे और ये लोग फंस गए हैं। तो आप कह रही हैं उस आदमी से लिखवा लूं कि वो क्या बता रहा है और उसके बाद उससे साइन करा लूं? नहीं, आप समझे, वो तो बताएगा, वो अपना जार्गन यूज करेगा कि परपेचुइटी और ये और वो, तो वो तो कुछ भी लिखेगा। आप लिखें कि मुझे ये समझ आया है कि आपने जो बोला। अच्छा, मुझे खुद लिखना? मैं खुद लिखूं? जो खरीद रहा जब है वो लिखेगा, हाँ वो लिखेगा, वो अपनी जार्गन में लिख देगा, घुमा देगा आपको कि ये फ्री इंश्योरेंस है और ये है और वो है। तो मुझे ये समझ आया, ये बहुत बढ़िया दिलचस्प फॉर्मूला आपने एक तरह से बता दिया है, और मैं समझता हूँ हमारे दर्शकों के लिए बहुत काम की चीज है। तमाम बार पूछा जाता है भाई रिस्क कैसे समझें, कैसे पढ़ें, और कौन सा वो बैरोमीटर आता है उसको देख लें, ये बताया अभी 2 दिन पहले हमने। लेकिन ये बहुत बढ़िया फॉर्मूला है कि आप बात करिए, आप उनसे पूछिए कि क्या है, फिर जो आपको समझ में आया उसको कागज पर लिखिए, और फिर उनसे कहिए कि अब भाई साहब इस पर दस्तखत कीजिए, भाई साहब या बहन जी जो भी हो, आप इस पर दस्तखत कीजिए और अपना नाम लिखिए, और अगर वहां एम्प्लॉय कोड वगैरह होता है, डिजिग्नेशन जो भी है वो लिखवा लीजिए। क्या ये लिख के दे देंगे आराम से? 10 में से 9 नहीं लिखेंगे, और अगर वो नहीं लिख रहे हैं तो आप नहीं खरीदेंगे। तो ये आपकी बात ये है, केवल लिखवा लेना, कागज लिखवा लेना पर्पज नहीं है, समझने का पर्पज है कि वो आदमी अगर आपको ठगने जा रहा है तो वो आपको लिख नहीं देगा, साइन नहीं करेगा, और जिस जिस चीज पर वो आदमी साइन करने को तैयार नहीं है वो आपको नहीं खरीदना है। आप अगर फिक्स डिपॉजिट करने जा रहे हैं तो वो लिख के दे देगा ना कि 6% मिल रहा है, अब 5.5 मिल रहा है, लिख देगा ना वो। इसमें लिखने में क्या प्रॉब्लम है कि ये जो प्रोडक्ट है इसमें जोखिम नहीं है, अगर आपको ये समझ आया है, या जोखिम है, बहुत ज्यादा जोखिम नहीं है। ये हो सकता है इसकी वैल्यू 0 हो जाए या आधी रह जाए, मुझे जो समझ आता है मैं लिख के देती हूँ, और वो आप नहीं साइन करता है तो आपने वो प्रोडक्ट नहीं लेना है। जी, तो ये असल में आपने बताया, अभी तो हम लोग म्यूचुअल फंड की बात कर रहे हैं, लेकिन आम तौर पर वो होती हैं, वहाँ स्कीमें मिल रही होती हैं जो यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान होते हैं, आमतौर पे यूलिप या ईएलएसएस जैसी चीजें। कहा जाता है कि एक इन्वेस्टमेंट प्लान आया है, जबकि वो होता है इंश्योरेंस प्लान है, और उसके साथ वो आमतौर पर वो रिटर्न, बहुत सारे लोग, मैंने खुद शुरू में लिए हैं,
और मेरे जानने वाले बहुत सारे लोग ऐसे स्कीम सर्टिफिकेट लेके आते हैं कि भाई ये लिया है, और इसमें वो बैंक में गए थे, मैनेजर साहब ने कहा कि ले लीजिए बहुत अच्छा है, अंत में पाते हैं कि हाथ में कुछ आता नहीं है। तो कुछ उस नहीं तरह आता की है। स्कीमों से बचने के लिए ये बहुत अच्छा तरीका है। आप जैसे ही वो आदमी लिख के देने से इनकार करे, आप समझ जाइए कि इस चक्कर में बिल्कुल नहीं पड़ना है। अब ये तो एफडी में ज्यादा सेफ जी, है आपका पैसा, और एफडी खरीदने में कोई शर्म नहीं है। तो जो कहते हैं कि हाँ हाई रिस्क, बहुत अच्छा है रिटर्न मिलना, पर आपको समझ आना चाहिए कि हायर रिटर्न के साथ हायर रिस्क आएगा ही आएगा। कोई फ्री लंच नहीं है, मुफ्त का खाना फाइनेंस में नहीं मिलता है। जी। तो बिना रिस्क के आपको रिटर्न, नो रिस्क नो रिटर्न कहा जाता है। अगर आप रिस्क नहीं लेंगे तो आपको रिटर्न नहीं मिलेगा, थोड़ा रिस्क लेंगे थोड़ा रिटर्न मिलेगा, ज्यादा रिस्क लेंगे तो ज्यादा रिटर्न मिलेगा। और अगर आप ज्यादा मिल रिटर्न सकता के लालच में हैं तो आपको है। ज्यादा रिस्क लेना पड़ेगा। और वही इस फंड के मैनेजरों ने किया। जो 6 फंड अभी बैठ गए हैं, इस फंड के मैनेजरों ने ज्यादा रिस्क लिया। ऐसा उनके डॉक्यूमेंट्स में लिखा हुआ था कि वो ज्यादा रिस्क ले रहे हैं। समझदार लोगों को पता था। उनके पास हो सकता है किसी के पास 100 करोड़ रुपया था, उसमें से उसने 1 करोड़ रुपया ऐसे एक फंड में लगा रखा था। लेकिन अगर आपके पास सिर्फ 10 लाख रुपए थे और आपने उसमें 10 ही लाख लगा दिए, तो अब अपनी मुसीबत के लिए जिम्मेदार तो आप खुद ही हैं। कोई और इसमें आपकी मदद कर नहीं सकता है। लेकिन मोनिका जी, इस वक्त रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जो ऐलान किया है कि वो 50,000 करोड़ रुपए दे रहा है ऐसी स्कीम से राहत देने के लिए, तो वो जो 50,000 करोड़ रुपए हैं, उससे मेरे जैसे छोटे इन्वेस्टर को, जिसका पैसा इस तरह की फंड में फंसा हुआ है या उसके फंसने का डर है, उसको क्या राहत मिलती है? तो एक छोटा सा इस समय मैं ये समझाऊंगी कि जो भारत का बॉन्ड मार्केट है, जहाँ जी। पे जैसे शेयर्स का बाइंग सेलिंग होती है, वैसे बॉन्ड्स की भी बाइंग सेलिंग होती है, सेकेंडरी मार्केट कहते हैं। तो जो तो ट्रिपल ए रेटेड है, गवर्नमेंट की सिक्योरिटी है, ट्रिपल ए रेटेड का पेपर कहते हैं उसको, बॉन्ड, उसका मार्केट में तो खूब लिक्विडिटी है। आप बेचने जाएं तो खरीदार मिल जाएगा, अच्छा दाम मिल जाएगा। पर जो उससे थोड़ा सा लोअर पेपर होता है, डबल ए प्लस डबल ए माइनस, ये फिर भी इन्वेस्टमेंट ग्रेड है। जो सेबी के रूल्स है, ये फिर भी इन्वेस्टमेंट ग्रेड है, पर इसमें इतनी लिक्विडिटी नहीं है, मतलब इतने बायर्स और सेलर्स नहीं होते हैं। मतलब यहाँ रिस्क बढ़ और रहा है ये। बढ़ जा, मैं क्योंकि एक रिस्क क्योंकि लिक्विडिटी रिस्क भी होता है। ट्रिपल ए का अर्थ है कि बहुत अच्छी साख है, बड़ा शानदार क्रेडिट है, पक्की गारंटी, हाँ, करीब करीब पक्की गारंटी है कि जितना पैसा मांग रहे हैं आपसे, उस पे जो ब्याज देने का वादा कर रहे हैं उस समय पे चुकाएंगे, और जब मेच्योरिटी का टाइम आएगा तो पूरा पैसा आपका जस का तस वापस मिलेगा। ये हुआ ट्रिपल ए। या ट्रिपल ए प्लस भी करेक्ट। होता है, लेकिन ट्रिपल हाँ ए वही, माइनस हो मतलब जाता है, ट्रिपल ए कभी ना डबल ए बोले, हो हाँ। जाता है। ऐसे वो रेटिंग हाँ। जैसे जैसे गिरती है, वैसे वैसे इसका अर्थ है कि साख गिर रही है। कंपनी उतनी मजबूत नहीं है, मजबूत है अभी भी, जैसे आपने कहा कि इन्वेस्टमेंट ग्रेड है, उसमें पैसा हाँ। लगाया जा सकता है, वो डूबने नहीं जा रहा है, लेकिन थोड़ा रिस्क है। तो कितने रिस्क तक आपको जाना है, ये मैनेजर को तय करना है। हाँ, पर जब वो बेचने जाता है मार्केट में, और जब जैसे इस समय बहुत ज्यादा प्रेशर हो गया रिडेम्पशन का टेम्पलटन पे, तो वो मार्केट बॉन्ड्स को लेके जाता है, और बॉन्ड्स में खरीदार नहीं है। तो उसकी जब डिमांड कम होती है तो कीमत गिरनी शुरू होती है। तो बॉन्ड की प्राइस इतनी गिर जाती है कि उसको बेचना उस समय पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वो वैल्यू उसकी नहीं मिल रही है। तो सेबी के रूल्स में जो स्कीम है वो 20% तक बोरो कर सकती है बैंक से रिडेम्पशन के लिए। ऐसी कोई क्राइसिस की स्थिति होती है, टेम्पल्टन ने वो भी बोरो किया। फिर भी इतना हैमरेज हो रहा था कि उन्होंने ये सोचा कि सबके लिए फ्रीज कर दें, क्योंकि क्या होता है कि ऐसे नहीं है कि पहली बार हुआ हो कि एक फंड में सारा रिडेम्पशन हो रहा हो। पर क्या होता है कि जो बड़े निवेशक हैं वो निकल जाते हैं, और जो बचा उसके पास जो बिल्कुल बेकार बॉन्ड होते हैं वो बचते हैं, कोई कीमत नहीं रह जाती है। तो सबसे जो छोटा निवेशक होता है वो ही सारा जोखिम उठा के सफर करता है। टेम्पल्टन ने तो जो किया आप, है, एक मतलब तो मैं उन्होंने अगर बीच में आपको टोक रहा हूँ, लेकिन समझने के लिए समझा दूं कि जैसे आप लोग समझते हो, कभी भी सब्जी खरीदने जाते हैं तो सुबह सुबह जाते हैं कि सुबह सुबह अच्छी सब्जी मिलती है, सबसे पहले जो पहुंचेगा वो सबसे अच्छी सब्जी खरीदेगा, धीरे धीरे छंटती जाती है, शाम के समय वहां वो बचता है जिसे कोई खरीदना नहीं चाहता है। तो अब दुकानदार क्या करता है कि भाई चलो ऐसा करो, इसको आधे दाम में, पौवे के दाम में, जितने जितने भी पैसे दे दो, ले जाओ साहब, अब ठेला खाली करना है। यही हाल म्यूचुअल फंड का हो जाता है कि
अगर उनके पास अच्छी क्वालिटी का जो ट्रिपल ए प्लस ग्रेड का पेपर है, कभी भी कोई खरीदार आएगा तो वो उसी को खरीदेगा, पहले कहेगा ये दे दो। लेकिन अगर आपने हाई रिस्क के लिए फंड बनाया है और उसमें आपने वो सामान रखा हुआ है जिसकी आपको उम्मीद है कि जोखिम है, लेकिन एक वक्त आएगा इसमें पैसा मिलेगा, उस वक्त हम अच्छा रिटर्न लेंगे, और पिछले कई साल से अच्छा रिटर्न ले रहे थे। लेकिन अगर सब लोग अपना पैसा वापस मांगने पहुंचे, अब इन्हें फंड, उनके पास तरीका होता है कि वो यूनिट बेचकर ही पैसा वापस ला सकते हैं। वो यूनिट बेचने जब बाजार में पहुंचे, वहां खरीदार कहता है वो अच्छा वाला दे दो। तो अच्छे वाले, आपका खराब पेपर बिकेगा नहीं, आप अच्छा वाला बेचते जाएंगे, तो अंत में उस फंड का हाल उसी ठेले की तरह हो जाएगा जिसमें सिर्फ वो सब्जी बची है जिसे कोई खरीदना नहीं चाहता है। ऐसे में जो बचे हुए निवेशक हैं, जो शुरू में सयाने लोग थे वो निकल गए, जो बचे हुए हैं उनके पास जो पैसा बचेगा वो बहुत खराब बचेगा। इसलिए मेरा ख्याल है, ये अब आप इस पे अपनी राय दीजिएगा, मुझे लगता है कि फंड मैनेजरों ने एक जगह जाकर ये फैसला किया कि अब जितना है यहाँ पर रोक रहे हैं, आज की तारीख से आज हम सब्जी बेचना बंद कर रहे हैं, अब जो कुछ है इसका खरीदार ढूंढेंगे, इसको सबको बेच देंगे और उसके बाद सबको बराबर पैसा बांटेंगे, बजाय इसके कि आज कुछ लोगों को अच्छा पैसा मिल जाए और जो बचे, जो शायद हम पर भरोसा कर रहे हैं, जो शायद आज रिएक्ट नहीं कर पा रहे हैं या जिनको पता नहीं है कि बाजार में क्या हो रहा है, अंत में उनके हाथ में कुछ ना लगे। इससे अच्छा है कि आज हम स्कीम बंद करें और आखिर में सबको बराबर पैसा बांट दें। ये है। बिल्कुल 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 आपने सही पकड़ा है कि एक तरफ हम इसके ऊपर टिप्पणी कर सकते हैं कि उसने इतना जोखिम क्यों उठाया, फंड मैनेजर ने, वो एक बात है। पर क्या जोखिम उठाने के बाद जो सिचुएशन हुई उसमें उन्होंने ठीक काम किया? तो हाँ, उन्होंने ठीक काम किया, क्योंकि इससे जो छोटा निवेशक है वो, नहीं तो वो सड़ी हुई सब्जी लेके वो उसके साथ बैठ जाता और बाकी सब लोग निकल जाते। तो ये हुआ इस स्थिति का। लेकिन अब जो इसमें लोगों के मन में सवाल आ रहे हैं, वो लोग दो बातें पूछ रहे हैं। एक तो कह रहे हैं साहब क्या फ्रैंकलिन टेम्पल्टन फंड गड़बड़ है, इसकी किसी भी स्कीम में पैसा नहीं रखना चाहिए? जबकि मुझे ऐसा ध्यान है, मेरा अपना खुद का इन्वेस्टमेंट है, कि उसकी स्कीम्स काफी लंबे समय तक काफी अच्छे रिटर्न्स, और खास तौर पर उसकी इक्विटी स्कीम्स। तो एक उस पे जवाब चाहता हूं कि क्या हमें उस पूरे फंड हाउस पे भरोसा नहीं करना चाहिए? दूसरा, तो लोग आपका कह रहे हैं कि म्यूचुअल फंड स्कीम थी, म्यूचुअल फंड के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। एक ट्रेंड चल पड़ा है, म्यूचुअल फंड सही नहीं है। हाँ हाँ, नहीं, आपका जो ठेले वाला एग्जाम्पल है वो बहुत अच्छा है, उसी को मैं आगे बढ़ाती हूँ कि जैसे पूरे ठेले में आप ये समझें कि उसके सिर्फ जो टमाटर हैं वो खराब हो गए हैं, बाकी सब्जी ठीक है। तो क्या सारा ठेला फेंकेगा वो, या सिर्फ टमाटर निकाल के बाहर कर देगा? तो टेम्पल्टन की बाकी स्कीम से, जैसे आपने कहा, इक्विटी स्कीम्स की 20-25 साल की हिस्ट्री है, अच्छा रिटर्न दिया है। और जो जोखिम आया है वो डेट फंड्स की कुछ स्कीम्स में आया है, सब में नहीं आया है। और इक्विटी स्कीम्स में जो फंड ऑफ फंड्स थे उनको भी फ्रीज किया गया है क्योंकि उसमें डेट का पार्ट था। बट जो इक्विटी स्कीम्स है उसमें नहीं आया है, जो डेट का रिस्क है वो उसमें नहीं आया है। अब अगर इक्विटी मार्केट्स गिरते रहते हैं तो वो मार्केट रिस्क हुआ, और उसमें सिर्फ टेम्पल्टन नहीं, सारे फंड हाउसेस में भी जोखिम हो सकता है। और जहां तक ये बात है कि आप ब्रॉड ब्रश से कह रहे हैं म्यूचुअल फंड सही नहीं है, तो ये शायद जो निवेशक है उसको सोचना चाहिए कि मैं क्या सोच के म्यूचुअल फंड खरीदा था, कि इसमें किस चीज का रिस्क है। इसमें रिस्क ऑफ फ्रॉड नहीं है, जो कोई पैसा लेके भाग जाएगा। आज तक कोई ऐसा म्यूचुअल फंड नहीं है जिसमें पैसा लेके कोई भागा हो। ऑफलाइन फाइनेंस हुआ है क्या, ट्रेड क्या, मतलब दसियों चीजें आके चली गई जो पूरा आपका पैसा लेके भाग गई हैं। पर जो इसके रूल्स हैं उसमें ऐसा है कि कोई पैसा लेके भाग नहीं सकता, तो रिस्क ऑफ फ्रॉड नहीं है। आपके पास क्या है? मार्केट रिस्क है। और मार्केट रिस्क है, मार्केट ऊपर और नीचे जाता है, एक वो रिस्क है। और एक होता है फंड मैनेजर रिस्क, कि जो फंड मैनेजर शेयर्स की चॉइस कर रहा है, डेट प्रोडक्ट्स की चॉइस कर रहा है, उसके शायद डिसीजंस गलत चले जाएं। आपको वो वाला जोखिम भी नहीं लेना है तो आप एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स या इंडेक्स फंड्स खरीद सकते हैं, क्योंकि आपको इक्विटी मार्केट का बेंचमार्क रिटर्न मिलेगा, पर आपको जो फंड मैनेजर आपको एक्स्ट्रा रिटर्न देता है वो नहीं मिलेगा। तो मेरी सिर्फ ये प्रॉब्लम है कि जब तो मार्केट तेजी में होते हैं तो हर एक फोन करके पूछता है स्मॉल कैप बताएं, स्मॉल कैप बताएं, क्योंकि वो बढ़ रहे होते हैं। और जैसे ही कुछ प्रॉब्लम होती है तो सारे फंड्स खराब हैं।
तो अगर आपको लगता है कि फंड्स खराब हैं, जोखिम है, ज्यादा है, तो अपना रात की नींद खोने से अच्छा है कि आप फिक्स डिपॉजिट में रहें। उसमें कोई शर्म की बात नहीं है फिक्स डिपॉजिट में रहना। आपको नहीं समझ आता है मार्केट रिस्क, फंड मैनेजर रिस्क, बेंचमार्क रिटर्न, तो ये बेहतर है कि आप बिल्कुल जीरो रिस्क में रहें। इन्फ्लेशन से आपका पैसा कम होगा, वो आपका डिसीजन है। वो आपको समझना चाहिए कि मेरे इसमें क्या रिस्क है। उसमें इन्फ्लेशन का रिस्क है, कैश घर पे रखेंगे तो डिमोनेटाइजेशन का रिस्क हो सकता है, बैंक में कभी फेलियर का रिस्क कभी कभी हो जाता है, कोऑपरेटिव में जाएंगे तो आप जोखिम से कहाँ कहाँ भागेंगे। और सिर्फ ब्लेम कर देने से भड़ास निकल जाती है, शायद सोल्यूशन कुछ सामने नहीं आता है। जी, तो ये ठीक बात आपने कही कि अगर आप इतना आपको चिंता है तो आप फिक्स डिपॉजिट में रखिए, आप घर पे रखिए, हो सकता है डिमोनेटाइजेशन हो जाए। लेकिन अगर आप, बहुत से लोग हैं रखते हैं, आज की तारीख में भी लोगों को कि नहीं साहब पैसा तो जेब में रहता है तभी मजा आता है। तो आपकी अपनी इच्छा पर, आपकी परिस्थिति पर निर्भर करता है कि आप अपने पैसे का क्या करेंगे। लेकिन आपको ऐसी किसी चीज में पैसा नहीं लगाना चाहिए जिसके बारे में आपको समझ नहीं है। आपको पहले समझना चाहिए कि आप पैसा लगा कहाँ रहे हैं। और अब जो बात मैं बिल्कुल। आपसे शुरू में पूछ रहा था, ये बीच में क्योंकि फ्रैंकलिन टेम्पल्टन के किस्से से आगे बढ़ते बढ़ते यहाँ पहुंच गए, लेकिन शुरू में बात ये हो रही थी, क्या इस परिस्थिति में शेयर बाजार में, इक्विटी में पैसा लगाना ठीक है? कहा जाता है कि जब बड़ा भारी खून खराबा हो, ब्लड ऑन द स्ट्रीट जिसको कहते हैं इंग्लिश में, उस वक्त मार्केट में पैसा लगाना चाहिए, तभी बड़ा शानदार पैसा बनता है। अभी कुछ लोगों से मैंने बात की, जानकारों से, उन्होंने ये कहा कि जो इस वक्त समझदारी के साथ इन्वेस्टमेंट करेगा वो अगले दसियों साल तक उसको बहुत शानदार रिटर्न मिलेगा। लेकिन क्या ये इतना सिंपल है, इतनी आसानी से कह देना ठीक है? मेरा मानना यह है कि हर एक टाइम अच्छा होता है निवेश करने के लिए, क्योंकि हमेशा पैसा होता है। और अगर आप पिछले साल का विनर चेस करेंगे तो आप रिटर्न्स को ही चेस करते रहेंगे, आपके हाथ में नहीं आएगा। एक जो इक्विटी में निवेश करने का एक बहुत रफ रूल ऑफ थंब है कि आपको 100 माइनस एज का इतना एलोकेशन होना चाहिए। तो अगर आपकी उम्र 40 साल की है तो 60% होना चाहिए। 100 70 में साल से पे भी, उम्र कम करें और उतना परसेंट हाँ, अपना 70 पैसा साल आप पे, इक्विटी में लगाएं। जी। हाँ, 70 साल पे भी 30% आपका इक्विटी में है। हम्म, अब ये आपको डिसाइड करना है कि अगर इस वक्त आपके पास कैश है हम्म, और आप निवेश करना चाहते हैं, आपका एलोकेशन इतना है कि आपको 5-7 साल पैसा नहीं चाहिए, तो बहुत अच्छा टाइम है। क्योंकि जब तो मार्केट 40,000 पे था, तब तो आप लोग वही मांग रहे थे, मिड कैप स्मॉल कैप, हम्म, क्योंकि तेजी पे है। तो अब वो 40,000 से 30,000 पे सस्ती हो गई है चीज, तो आप नहीं खरीदेंगे उसको। बस ये देखना है कि 30 से हो सकता है 20 चला जाए, कोई हम्म, मार्केट की गारंटी नहीं है कि कहाँ जाके रुकेगा। जी, पर क्या सेंसेक्स जीरो हो जाएगा? नहीं, वो हम्म, नहीं होगा। क्योंकि जो कंपनी, किसका बनता है सेंसेक्स? 30 कंपनीज हैं। क्या वो बनाना बंद कर देंगी सारे प्रोडक्ट्स? अगर इतना बड़ा जोखिम आएगा तो फिर मतलब सब कुछ ही फेल है ना, फिर तो कुछ भी नहीं आप कर सकते, तो बैंक आप भी फेल जो है उस। बना रखा हो वहीं फेल होगा। तो हाँ, तो अच्छा टाइम हमेशा होता है। आपके पास अगर लमसम है, उसको स्टैगर करके निवेश करें, पर प्लीज उसी में निवेश करें जो आपको समझ आए चीज। जी, आपको तो अगर अब इसमें क्योंकि आपने कहा कि अगर ऐसी बुरी परिस्थिति आ गई, और अब मैं कहूँ बहुत सारे लोग इस वक्त ये कह रहे हैं कि भाई सब कुछ बेचकर सोना खरीद लो और सोने को बिस्तर के नीचे, जो पुराना फॉर्मूला था, घड़े में रख के और चारपाई के नीचे दबा दो। क्या ऐसी स्थिति आ गई कि और सिर्फ सोना खरीदने नहीं, से गुजारा हो जाएगा? नहीं तो और, पर जोखिम तो उसमें भी है। हम्म, अब तो जान का जोखिम है, क्योंकि हम्म, बाजू वाले को पता है, उसने प्रेस वाले को बताया, उसने चोर को बताया, वो आके सोना तो ले गया, मार भी गया आपको। हम्म, तो जोखिम तो हर जगह है, आप भाग नहीं सकते हैं जोखिम से। अलग अलग तरह का जोखिम है, तो आपको ये देखना है आपको कौन सा जोखिम आज समझ आता है और लोग क्या ले सोने के सकते साथ ये वाला हैं। जोखिम भूल गए हैं असल में। बहुत पुराने समय में सबको याद रहता था, इस वक्त हाँ, भूल तो गए। हाँ, वो चोरियां तो अभी भी होती हैं, भनक पड़ जाती है। कैश होता है घर में, सोना होता है, तो पता होता है कि है इस घर पे। हाँ, तो वहां भी तो आप वो कुछ गंवाने का तो रिस्क आपका, लेके चल रहे हैं। तो आप आपको लगता है ना कि सोने में, कौन सा रिस्क लेना चाहते हैं, ये आपको तय करना है। लेकिन अब मैं शुरू की बात पे वापस आता हूँ। मैंने पूछा था कि साहब जब ऐसी बड़ी बीमारी हो तो बड़े डॉक्टर के पास जाया जाता है। तो जब हम लोग डॉक्टरों के पास जाते हैं आजकल, वो फिर हमें भेज देते हैं डाइटिशियन के पास, जो हमें हमारी हम्म, फूड
एक चार्ट देती हैं, बताते हैं कि क्या क्या खाना है, कितनी आपकी थाली में क्या क्या होना चाहिए। तो जब हम अपना फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट की बात करेंगे, और ये एक शब्द इस्तेमाल होता है एसेट एलोकेशन, कि क्या चीज कितनी, तो अपने इन्वेस्टमेंट की थाली में क्या क्या होना चाहिए। लोग पूछ रहे हैं सोना खरीदें कि नहीं खरीदें, डेट में लगाएं कि नहीं लगाएं, एसआईपी बंद कर दें कि चलाते रहें, म्यूचुअल फंड खरीदें कि सीधी इक्विटी ले लें, कैसे तय करें। अभी बहुत लोग ये भी पूछने लगे हैं कि भाई रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करें या कमर्शियल में। हालांकि इसका जवाब मैंने दे दिया है कि भाई इस वक्त मेरी राय है कि आप उस तरफ सोचना भी बंद रखें कुछ समय के लिए। बिल्कुल, लेकिन जो बचा आपका हुआ है, थाली एग्जाम्पल बहुत बहुत ही बिल्कुल सटीक है, क्योंकि वही है कि सिर्फ रोटी नहीं खाते, सिर्फ चावल नहीं खाते, हर एक चीज होती है, रोटी सब्जी दाल अचार पापड़, उसको होल मील कहते हैं। तो आप ये देखिए, इक्विटी ग्रोथ है, आपको प्रोटीन की शक्ति देता है, बढ़ने की शक्ति देता है। जो डेट है, पीएफ पीपीएफ एफडी, डेट फंड समझते हैं तो डेट फंड, वो सिक्योरिटी स्टेबिलिटी देता है आपको। गोल्ड आपको इन्फ्लेशन का हेज और लिक्विडिटी देता है। तो हर एक प्रोडक्ट की कुछ जगह होती है थाली में, और अगर आप ये पूरा एलोकेशन बना के चलेंगे अपने हिसाब से, अब कोई 18 साल का बच्चा खा रहा है या 70 साल का बुजुर्ग खा रहा है, उनकी दोनों की खुराक में फर्क होगा, आपके फाइनेंशियल प्रोडक्ट में भी उसी तरह फर्क होगा। को जो अभी शुरू कर रहा है, उसके पास 30-40 साल हैं अर्न करने के लिए, वो जोखिम ज्यादा उठा पाएगा, वो ज्यादा कर लंबे अवधि के लिए इन्वेस्ट कर पाएगा। और जो 70 साल का है, उसकी अवधि कम है ऑब्वियसली इन्वेस्ट करने की, उसको रिटायरमेंट इनकम चाहिए, वो जोखिम कम उठाएगा। अभी तक जो हुआ है बाजारों में, वो प्रोडक्ट्स बेचे जाते हैं कमीशन की वजह से। हमको अपनी जरूरत के हिसाब से प्रोडक्ट खरीदना है और ये देखना है कि हमको क्या सूट करता है। बस ये जो खेल है उसको पलट देना है। वो बेच रहे हैं वो नहीं खरीदना है, हमको जो जरूरत है हमको वो लेना है। वो मांगना है, आपने ये अच्छा कहा, लेकिन वो मांगना है और मुझे क्या चाहिए ये मेरी समझ में कैसे आए। जैसे एक सवाल तो ये होता है कि मैं म्यूचुअल फंड एडवाइजर के पास जाऊं या इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स के पास जाऊं, उनसे सलाह लूं, लेकिन मैं कैसे समझूं कि ये चीज मेरे लिए सही है कि नहीं है। आपके घर में आपकी पत्नी है, पति है, हम्म। कोई और जन है, उनको समझाएं कि मुझे क्या समझ आया है, मेरी क्या जरूरत है। हम्म। और उस कॉन्वर्सेशन से, उस बातचीत से आपकी अपनी क्लैरिटी आएगी कि मुझे क्या जरूरत है, और जो प्रोडक्ट मैं खरीदने जा रहा हूँ क्या मुझे समझ आया है कि नहीं। और स्पेशली जो लाइफ पार्टनर होते हैं या बड़े बच्चे हो गए होते हैं, उनसे बात करने में ज्यादा क्लैरिटी आती है, क्योंकि दोनों के खुद के कंबाइंड गोल्स हैं, एक डायरेक्शन है। तो ये भी समझ आता है कि हम ठीक सोच रहे हैं, और जो सोच रहे हैं उसका मैंने सोचा है कि ये वाला प्रोडक्ट खरीद रहे हैं, इसमें ऐसे होता है। जो वो कहते हैं ना, टीचिंग इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ लर्निंग, कि मैंने हाँ। आपको समझा दिया अगर, तो मुझे अच्छा ज्यादा समझ आया। तो तो अपना ये ट्राई कर सकते हैं आप कि घर में समझाएं कि ये खरीद रहे हैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, और इसका ये नतीजा हो सकता है। ये तो ये बहुत इंटरेस्टिंग बात, आपने ये तरीके बहुत बढ़िया बढ़िया आपने नुस्खे दे दिए हैं इस बातचीत में, और मुझे पक्का यकीन है कि जो हमारे देखने वाले हैं वो इन नुस्खों से फायदा उठाएंगे। एक था कि आप लिख कर, जो आदमी आपको कोई प्रोडक्ट बेच रहा है उसको लिख कर दें और कहें अब इस पर साइन करो, यहां दस्तखत करो तब तो मैं कुछ खरीदूंगा, और अगर वो दस्तखत करने से इनकार कर दे तो भाग जाएं। दूसरा, अपने पोर्टफोलियो को अपने खाने की थाली की तरह देखें और हिसाब लगाएं। तीसरा, आपने बताया कि आप जो प्रोडक्ट आपकी समझ में जितना आया है आपको इन्वेस्ट करना है, अपने घर में अपनी पत्नी से, अपने पति से, अपने माता पिता से, अपने बच्चों से, किसी से बात करके समझाने की कोशिश करें। अगर सामने वाले की समझ में आ गया, इसका अर्थ है कि आप समझ गए हैं, और अगर वो कन्विंस हो गए तब आप ये एक तरह से एक आपको मोहर लग गई आपके फैसले पर कि आपको क्या खरीदना है। मोनिका जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने बहुत अच्छी बात की, बहुत मजा आया, और मुझे यकीन है कि हमारे देखने वालों को भी मजा आया होगा। और मैं दर्शकों से आग्रह करूंगा कि कोई और आपके मन में सवाल हैं तो उन सवालों को आप लिखें कमेंट बॉक्स में। मैं किसी दिन फिर तकलीफ दूंगा मोनिका जी को, और उन सवालों पे सीधे सीधे सवाल सामने रखूंगा, उनके जवाब मांगूंगा।
और अब मैं आपसे इजाजत चाहता हूं। धन्यवाद आप। और दर्शकों से एक आग्रह करूंगा कि इस वीडियो के लिंक अपने मित्रों परिचितों के साथ जितने ज्यादा से ज्यादा शेयर कर सकते हैं वो करें। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी याद रखें, और घंटी बजा दें, यानी नोटिफिकेशन आइकॉन दबा देंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कब नया वीडियो आया या कब मैं लाइव आ रहा हूं। अपना ख्याल रखिए, घर से बाहर मत निकलिए, अभी ये बीमारी का संकट टला नहीं है। और इस बुरे हालत में अगर किसी की मदद करने का कोई मौका आपके सामने आ रहा है तो उसको जाने न दें। इस वक्त बहुत से लोगों को मदद की, सहारे की जरूरत है, और आपकी थोड़ी सी मदद किसी दूसरे के लिए शायद बहुत बड़ा सहारा बन सकती है। धन्यवाद। नमस्कार।